इस फोटो को देखकर शायद आपको भी यही लगेगा कि इन दोनों की जिंदगी बेहद खुशहाल है, लेकिन किसी को क्या पता था कि बहुत जल्द इनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी सच्चाई सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पैसों की लालच में ये महिला इस कदर अंधी हो चुकी थी कि इसने अपने ही सीधे सादे पति को ही मौत की नींद सुला दिया। लेकिन इस खौफनाक वारदात में वो अकेली नहीं थी। इस घिनौने काम में इस औरत के पिता और भाई ने भी इसका साथ दिया था। तीनों ने मिलकर ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसमें एक बेगुनाह इंसान की जान चली गई। शुरुआत में किसी को भी इस साजिश की भनक तक नहीं लगी और सब कुछ सामान्य दिखाई देता रहा। लेकिन जब पुलिस ने इस केस की गहराई से जांच शुरू की तो एक एक करके ऐसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए जिन्हें सुनकर परिवार वालों के भी होश उड़ गए। इस घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से होती है। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में शमशाबाद इलाका है। इसी इलाके की राम रघु एक्सोटिका कॉलोनी में हाउस नंबर 11 लक्ष्मी निवास नाम का एक मकान था। इस घर में सचिन उपाध्याय अपनी पत्नी प्रियंका उपाध्याय और 2 बच्चों के साथ रहता था। सचिन का एक बेटा 6 साल का था और बेटी 3 साल की। हालांकि सचिन अपने परिवार के साथ शमशाबाद में रहता था, लेकिन उसका पुश्तैनी घर आगरा के मनसुखपुरा थाना क्षेत्र के टीकमपुरा गांव में था। वहां उसके पिता केशव देव शर्मा, मां राजेश्वरी, छोटा भाई गौरव और परिवार के दूसरे लोग रहते थे। सचिन के पिता केशव देव शर्मा रिटायर्ड टीचर थे। उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और उन्हें अच्छी शिक्षा दी। पढ़ाई पूरी करने के बाद सचिन ने बैंकिंग के क्षेत्र में नौकरी शुरू की। वो बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर था और उसकी पोस्टिंग शमशाबाद ब्रांच में थी। परिवार के लोगों के मुताबिक सचिन अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए अच्छा भविष्य बनाना चाहता था। नौकरी की वजह से उसे कई बार परिवार से दूर भी रहना पड़ता था। इससे पहले सचिन अहमदाबाद के कस्टम्स विभाग में भी काम कर चुका था। बाद में उसने बैंकिंग की पढ़ाई जारी रखी और कड़ी मेहनत के बाद बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर की नौकरी हासिल की। उसकी पहली पोस्टिंग गुजरात के गांधीनगर ब्रांच में हुई थी। फरवरी 2015 के आसपास सचिन की शादी प्रियंका रावत से हुई। प्रियंका आगरा के बालूगंज इलाके की रहने वाली थी। वो पढ़ी लिखी थी और एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती थी। प्रियंका के पिता ब्रजेंद्र रावत कलेक्टोरेट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और कानून के क्षेत्र में उनकी अच्छी पहचान थी। प्रियंका के भाई कृष्णा रावत भी पेशे से वकील था। शादी के बाद प्रियंका अपने पति के साथ गांधीनगर चली गईं। इसके बाद दोनों वहीं रहने लगे। कुछ समय बाद उनके घर बेटे का जन्म हुआ और परिवार में खुशियां बढ़ गईं। सचिन और प्रियंका का गुजरात और आगरा के बीच आना जाना लगा रहता था। बाहर से देखने पर यह परिवार बिल्कुल सामान्य और खुशहाल नजर आता था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ समय बाद इसी परिवार के साथ एक ऐसी घटना होने वाली है जो सबको हिलाकर रख देगी। सचिन का पुश्तैनी घर गांव में था और शहर से थोड़ा दूर था, इसलिए परिवार ने शहर में भी एक घर लेने का फैसला किया। इसके बाद सचिन ने अपने पिता के साथ मिलकर राम रघु एक्सोटिका में एक मकान खरीदा। करीब 2017 में ये मकान सचिन के पिता के नाम पर खरीदा गया था। इस मकान के लिए लोन लिया गया था और हर महीने करीब 33,000 रुपए की EMI जाती थी। ये घर खास तौर पर सचिन और प्रियंका के रहने के लिए लिया गया था। करीब 2020 में सचिन और प्रियंका गुजरात से वापस उत्तर प्रदेश आ गए। सचिन की पोस्टिंग आगरा की शमशाबाद ब्रांच में हो गई। इसके बाद दोनों इसी मकान में रहने लगे। घर से सचिन का ऑफिस भी ज्यादा दूर नहीं था। प्रियंका का मायका भी करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर था, इसलिए वो आसानी से अपने मायके जा सकती थी। प्रियंका के घर वाले भी अक्सर उससे मिलने आते जाते थे। इसी दौरान करीब 2020 में उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। अब परिवार में 2 बच्चे हो गए थे, एक बेटा और एक बेटी। बाहर से देखने पर सबको ये परिवार खुशहाल और संपन्न नजर आता था, लेकिन धीरे धीरे परिवार के अंदर कुछ ऐसा बदल रहा था जिसकी किसी को खबर नहीं थी। 12 अक्टूबर 2023 के दिन की शुरुआत भी बाकी दिनों की तरह ही हुई थी। सचिन और प्रियंका के घर में रोज काम करने के लिए 2 काम वाली आती थी। एक का नाम रजनी था और दूसरी का नाम मुन्नी। रजनी घर की सफाई और झाड़ू पोछा करती थी, जबकि मुन्नी खाना बनाने का काम करती थी। उस सुबह भी रजनी रोज की तरह अपने समय पर घर पहुंची। उस वक्त प्रियंका जाग चुकी थी, जबकि सचिन और दोनों बच्चे अलग अलग कमरों में सो रहे थे। घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद यहाँ ऐसा कुछ होने वाला है जिससे पूरा परिवार हिल जाएगा। रजनी ने रोज की तरह घर की सफाई की
और अपना काम पूरा करके वहां से चली गई। उस समय तक घर में ना कोई शोर था, ना झगड़ा और ना ही कोई परेशानी नजर आ रही थी। कुछ देर बाद दोनों बच्चे भी उठ गए। प्रियंका ने उन्हें नहलाया और तैयार किया। दोपहर में खाना बनाने वाली मुन्नी भी घर पहुंच गई। प्रियंका ने उससे कहा कि आज कढ़ी चावल और करीब 16 रोटियां बना देना। उस समय भी सचिन अपने कमरे में सो रहा था। दोपहर काफी हो चुकी थी, लेकिन वो अभी तक नहीं उठा था। प्रियंका ने सोचा कि शायद पिछली रात काम की वजह से वो काफी थक गया होगा, इसलिए उसने सचिन को नहीं जगाया। मुन्नी अब तक खाना बना चुकी थी और अपना काम पूरा करके वो चली गई। धीरे धीरे दोपहर बीत गई और शाम होने लगी, लेकिन सचिन अब भी कमरे से बाहर नहीं आया। अब प्रियंका को चिंता होने लगी कि आखिर वो इतनी देर से क्यों सो रहा है। इसके बाद प्रियंका तुरंत सचिन के कमरे में गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसके होश उड़ गए। सचिन कमरे में रस्सी के सहारे लटके हुआ था। ये देखकर प्रियंका बुरी तरह घबरा गई। डर की वजह से उसके हाथ से फोन गिर गया और उसकी स्क्रीन टूट गई। फोन खराब होने की वजह से वो किसी को कॉल नहीं कर पा रही थी। वो तुरंत घर से बाहर निकली और पड़ोसी के पास पहुंची। वहां से उसने अपने पिता ब्रजेंद्र रावत को फोन किया और पूरी घटना बताई। ब्रजेंद्र को भी ये सुनकर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत अपने बेटे और प्रियंका के भाई कृष्णा रावत को वहां भेजा। साथ ही एक रिश्तेदार को भी इसकी जानकारी दी। उस रिश्तेदार ने सचिन के परिवार को फोन करके घटना के बारे में बताया। कुछ ही देर में दोनों परिवारों के लोग घर पहुंच गए। प्रियंका का रो रो कर बुरा हाल था। इसी बीच दोनों परिवारों के बीच कहासुनी भी होने लगी। तभी किसी पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दे दी। कुछ ही देर में ताजगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। उस समय सचिन को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाने की तैयारी हो रही थी। इसी दौरान प्रियंका ने अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि ससुराल में उसे लगातार परेशान किया जाता था और उसे घर में सम्मान नहीं मिलता था। प्रियंका ने यह भी आरोप लगाया कि हाल के दिनों में सचिन पर गलत तरीके से करीब 1 करोड़ रुपए का लोन जारी करने का दबाव बनाया जा रहा था। अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल यह था कि क्या सचिन ने खुदकुशी की थी या इसके पीछे कोई और वजह थी। करीब 1 करोड़ रुपए के लोन का मामला भी पुलिस के लिए अहम था। सचिन पर इतना बड़ा लोन जारी करने का दबाव क्यों बनाया जा रहा था, ये भी जांच का विषय था। मामला इसलिए भी गंभीर था क्योंकि सचिन एक बड़े बार एसोसिएशन पदाधिकारी के दामाद था। इसके बाद पुलिस ने सचिन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे घर को सील कर दिया। साथ ही पुलिस ने घर की जांच शुरू कर दी। एक तरफ प्रियंका अपने ससुराल वालों पर आरोप लगा रही थी, तो दूसरी तरफ सचिन के परिवार वाले भी प्रियंका और उसके मायके वालों पर सवाल उठा रहे थे। पोस्टमार्टम को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच बहस होने लगी। प्रियंका और उसके मायके वाले चाहते थे कि 12 अक्टूबर की रात ही सचिन का पोस्टमार्टम हो जाए। इसके लिए जरूरी कागजी कार्रवाई भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन पंचनामा के लिए सचिन के परिवार के किसी सदस्य की सहमति और हस्ताक्षर जरूरी थे। सचिन के परिवार ने उसी रात पोस्टमार्टम के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह बाद में सामने आई। अगले दिन यानी 13 अक्टूबर की दोपहर करीब 1 बजे डॉक्टरों की टीम ने सचिन का पोस्टमार्टम किया। इस दौरान प्रियंका अपने ससुराल वालों से काफी नाराज थी। उसका कहना था कि अगर परिवार वालों ने सचिन को इतना परेशान नहीं किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पोस्टमार्टम के बाद सचिन के परिवार वाले शव को अंतिम संस्कार के लिए मनसुखपुरा ले गए। प्रियंका भी अंतिम संस्कार में पहुंची। वो काफी दुखी और गुस्से में थी। अंतिम संस्कार के बाद वो अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन सचिन के परिवार वालों ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा कि अभी कुछ रस्में बाकी हैं, इसलिए उसे यहीं रुकना होगा। लेकिन प्रियंका ने कहा कि वो यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती। उसका कहना था कि अब यहाँ उसका अपना कोई नहीं बचा। इसी दौरान उसने कहा कि अगर उसे रोका गया तो वो भी अपने पति जैसा कदम उठा लेगी। लेकिन अगले दिन मामले में एक बड़ा मोड़ आया। 14 अक्टूबर को सचिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में सचिन के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर लाल निशान भी थे। कुछ जगह ऐसे दाग मिले जैसे शरीर को किसी गर्म चीज से छुआ गया हो। इन निशानों के सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि सचिन ने आत्महत्या क्यों की। सबसे बड़ा सवाल था कि क्या सचिन ने सच में आत्महत्या की थी या उसकी मौत के पीछे कोई और कहानी थी। इन सब बातों के सामने आने के बाद मामला पूरी तरह बदल गया। पुलिस को भी शक होने लगा कि सचिन की मौत सिर्फ आत्महत्या नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ मारपीट की गई थी। 17 अक्टूबर को प्रियंका ताजगंज थाने पहुंची और अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज और उत्पीड़न की शिकायत करा दी। उसका आरोप था कि ससुराल वाले उसे
और सचिन को परेशान करते थे और उन्हें ठीक से रहने नहीं देते थे। प्रियंका ने यह भी आरोप लगाया कि सचिन पर करीब 1 करोड़ रुपए का लोन पास करने का दबाव बनाया जा रहा था। उसने सचिन के माता पिता, भाई और परिवार के कुछ दूसरे लोगों को भी मामले में आरोपी बनाया। इसके अगले दिन यानी 18 अक्टूबर को सचिन के पिता भी ताजगंज थाने पहुंचे। उन्होंने प्रियंका, उसके पिता और उसके भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप था कि सचिन की मौत में इन लोगों का हाथ हो सकता है। अब पुलिस के सामने मामला और उलझ गया था। एक तरफ प्रियंका अपने ससुराल वालों पर आरोप लगा रही थी, तो दूसरी तरफ सचिन के परिवार वाले प्रियंका और उसके मायके वालों पर शक कर रहे थे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बात साफ हो गई थी, सचिन के शरीर पर मिले चोट के निशान सामान्य आत्महत्या जैसे नहीं लग रहे थे। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा यही सवाल था कि अगर सचिन की मौत में किसी और का हाथ था तो वो कौन था। मामला लगातार चर्चा में था, इसीलिए पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाकर जांच शुरू कर दी। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। पुलिस को रिपोर्ट भेजने के बाद डॉक्टरों ने उसे वापस मंगवा लिया, क्योंकि रिपोर्ट में मौत के समय से जुड़ी जरूरी जानकारी ठीक से दर्ज नहीं हुई थी। बाद में जब ये जानकारी सामने आई तो मामला और पेचीदा हो गया। 12 अक्टूबर की शाम करीब 5 बजे पुलिस को सचिन की हालत के बारे में सूचना मिली थी। वहीं 13 अक्टूबर को दोपहर करीब 1 बजे उसका पोस्टमार्टम हुआ था। यानी इन दोनों घटनाओं के बीच करीब 20 से 21 घंटे का अंतर था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सचिन की मौत करीब 36 घंटे पहले होने की बात सामने आई। अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल था कि आखिर सचिन की मौत असल में कब हुई थी। रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 11 अक्टूबर की देर रात हुई हो सकती थी। अगर ऐसा था तो फिर 12 अक्टूबर की शाम तक पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई? करीब 16 से 17 घंटे तक इंतजार क्यों किया गया? सबसे बड़ी बात यह थी कि पुलिस को सूचना परिवार के किसी सदस्य ने नहीं, बल्कि एक तीसरे व्यक्ति ने दी थी। अब पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ने लगी। सबसे पहले यह पता करना जरूरी था कि 11 अक्टूबर की रात घर में कौन आया था और कौन बाहर गया था। पुलिस ने सचिन की कॉल डिटेल भी निकलवाई ताकि पता चल सके कि उसने आखिरी बार किससे बात की थी। इसके साथ ही परिवार के लोगों से भी पूछताछ की गई। पुलिस को इस मामले में बहुत सावधानी से जांच करनी थी, क्योंकि इसमें आगरा कलेक्टोरेट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनके परिवार के लोगों के नाम भी सामने आए थे। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को घर बुलाया गया। पूरे घर की बारीकी से जांच की गई। सबसे पहले पुलिस को एक हैरान करने वाली बात पता चली। जिस कमरे में सचिन का शव मिला था वहां कोई रस्सी नहीं मिली। कमरे के दरवाजे पर भी जबरदस्ती अंदर आने के कोई निशान नहीं थे। लेकिन घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें मिली जिनसे पुलिस का शक और बढ़ गया। बाथरूम में टूटा हुआ पीवीसी पाइप मिला। पुलिस को शक हुआ कि शायद इसी से सचिन के साथ मारपीट की गई हो। साथ ही वहां टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े भी मिले। पुलिस को कुछ कपड़े और चादरें भी मिली जिन्हें धोया गया था। उन पर लाल रंग के कुछ निशान दिखाई दे रहे थे। पुलिस को शक हुआ कि शायद किसी दाग को मिटाने के लिए इन्हें धोया गया था। घर में एक स्त्री भी मिली। सचिन के शरीर पर गर्म चीज से जलने जैसे निशान मिले थे। इसलिए पुलिस को शक हुआ कि कहीं इसी स्त्री से उसे जलाया तो नहीं गया। एक और बात पुलिस के ध्यान में आई कि 12 अक्टूबर को जब सचिन के परिवार वाले घर पहुंचे थे तब उन्होंने भी कुछ धुले हुए कपड़े और चादरें देखी थीं। ये कपड़े ऐसे रखे थे जैसे उन्हें धोकर सुखाने के लिए रखा गया हो। उन पर कुछ दाग भी दिखाई दे रहे थे। इसके बाद पुलिस ने घर में काम करने वाली रजनी और मुन्नी से पूछताछ की। 12 अक्टूबर की सुबह जब रजनी घर पहुंची तो प्रियंका ने उससे कहा था कि सचिन के कमरे की सफाई मत करना, क्योंकि वो सो रहा है और उसे परेशान नहीं करना है। यही वो कमरा था जहां सचिन मौजूद था। अब पुलिस ये जानना चाहती थी कि उस दिन घर में क्या हुआ था और प्रियंका ने रजनी और मुन्नी से क्या क्या बातें की थी। मुन्नी के आने पर प्रियंका ने उससे कढ़ी चावल और 16 रोटियां बनाने को कहा था। मुन्नी को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसके मुताबिक घर में सचिन और प्रियंका और 2 बच्चे थे, इसलिए आमतौर पर 7 से 8 रोटियां ही बनती थीं। लेकिन उस दिन प्रियंका ने 16 रोटियां बनवाई। इसी बीच सचिन के परिवार ने पुलिस को एक और अहम जानकारी दी। परिवार वालों के मुताबिक 11 अक्टूबर की सुबह सचिन गांव वाले अपने घर पर मिलने आया था। वो थोड़ा परेशान लग रहा था। परिवार ने जब उससे पूछा तो सचिन ने बताया कि उसका प्रियंका से झगड़ा हुआ है। परिवार वालों ने उसे समझाया कि पत्नी से ज्यादा बहस न करें, उसकी बात समझें और घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करें। इसके बाद सचिन शहर वाले अपने घर वापस चला गया। उसी रात परिवार वालों ने सचिन का हाल पूछने के लिए फोन किया, लेकिन सचिन ने फोन नहीं उठाया। सचिन की जगह प्रियंका ने फोन उठाया। उसने कहा कि सचिन बहुत थका हुआ है और वो अब सो गया। उसने ये भी बताया
कि सचिन के फोन की बैटरी खत्म हो गई है। लेकिन पुलिस की जांच में एक ऐसी बात सामने आई जिससे कई सवाल खड़े हो गए। सचिन की आखिरी कॉल उसकी सास यानी प्रियंका की मां के नंबर पर गई थी। अब पुलिस जानना चाहती थी कि सचिन ने अपनी सास को फोन क्यों किया था और दोनों के बीच क्या बात हुई थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि ये कॉल परिवार वालों से हुई बातचीत के बाद की गई थी। अगर प्रियंका के मुताबिक सचिन उस समय सो रहा था तो फिर उसने अपनी सास को फोन कैसे किया। इसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल के साथ सीसीटीवी फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी। कॉलोनी में कई जगह कैमरे लगे थे। पुलिस ने 11 और 12 अक्टूबर की फुटेज ध्यान से देखी। ज्यादातर कैमरों में कोई अनजान व्यक्ति घर में जाता हुआ नहीं दिखा। हालांकि 11 अक्टूबर की रात एक व्यक्ति उस घर की तरफ जाता दिखाई दिया। जांच में पता चला कि वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो कृष्णा रावत यानी प्रियंका का भाई और सचिन का साला था। अब पुलिस के सामने सवाल था कि कृष्णा उस रात सचिन के घर क्यों गया था और उसके जाने के बाद घर में क्या हुआ। कृष्णा करीब 45 मिनट तक उस इलाके में रहा और फिर वहां से चला गया। पुलिस को उसकी लोकेशन भी उसी जगह मिली। उसकी लोकेशन और सीसीटीवी की टाइमिंग भी आपस में मिल रही थी। इसके बाद पुलिस ने उस पड़ोसी से भी पूछताछ की जिसके फोन से प्रियंका ने अपने पिता को फोन किया था। पड़ोसी ने बताया कि उस समय प्रियंका बिल्कुल सामान्य लग रही थी। उसने कहा था कि उसका फोन टूट गया है और उसे जरूरी कॉल करनी है। प्रियंका ने पड़ोसी का फोन लिया और अपने पिता से बात की। इसके बाद फोन वापस करके वो वहां से चली गई। कुछ देर बाद प्रियंका फिर उस पड़ोसी के पास आई और दोबारा उसका फोन लेकर अपने पिता से बात की। इसके बाद पुलिस ने रजनी और मुन्नी से दोबारा पूछताछ की। उनका कहना था कि प्रियंका को देखकर ऐसा नहीं लगा कि घर में कोई बड़ी घटना हुई है। वो न ज्यादा घबराई हुई थी और न ही बहुत परेशान दिख रही थी। अब पुलिस को शक होने लगा कि क्या सचिन की मौत में प्रियंका और उसके भाई कृष्णा रावत का हाथ था। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस प्रियंका के मायके आगरा के बालूगंज पहुंची। वहां प्रियंका और उसके परिवार से पूछताछ शुरू की गई। पुलिस को पहले से ही प्रियंका और कृष्णा पर शक था, लेकिन जब पुलिस कृष्णा के बारे में पूछने पहुंची तो वो घर पर नहीं मिला। इसी दौरान पूछताछ के बीच प्रियंका की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ समय बाद पुलिस को पता चला कि प्रियंका अस्पताल से गायब हो गई। सिर्फ प्रियंका ही नहीं, उसके पिता ब्रजेंद्र रावत भी अचानक गायब हो गए। अब पुलिस के सामने इन दोनों को ढूंढने की चुनौती थी। आखिरकार 20 अक्टूबर को कृष्णा रावत पुलिस के हाथ लग गया। वहीं इस मामले को लेकर आगरा के वकीलों में भी नाराजगी बढ़ रही थी। उनका सवाल था कि बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ब्रजेंद्र रावत को आरोपी क्यों बनाया गया, उनका नाम इस मामले में क्यों लिया जा रहा है। इसी के विरोध में 20 अक्टूबर को वकीलों ने कलेक्टोरेट तहसील में हड़ताल कर दी। उन्होंने मांग की कि मामले की जांच SIT या CBI जैसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को एक बैठक भी बुलाई गई। इसमें कई बड़े वकील और आगरा बार एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल हुए, लेकिन पुलिस की जांच जारी रही, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि सचिन की मौत के पीछे आखिर किसका हाथ था। अगर प्रियंका और कृष्णा का इस मामले में कोई रोल था तो फिर उनके पिता ब्रजेंद्र रावत का इस मामले से क्या संबंध था। पुलिस ने जब कृष्णा से पूछताछ की तो उसने किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उसे इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसने पुलिस से सिर्फ इतना कहा कि सचिन की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बहाना था या फिर सचिन की मौत के पीछे कोई ऐसी बात थी जिसे परिवार पुलिस से छिपा रहा था। पुलिस के पास कृष्णा रावत की लोकेशन, CCTV फुटेज और उसके घर के आसपास होने के सबूत थे। आखिरकार उसने पुलिस को बताया कि इस मामले में उसकी बहन प्रियंका का हाथ है। उसने कहा कि पूरी सच्चाई प्रियंका ही बता सकती है। उधर प्रियंका और उसके पिता ब्रजेंद्र पुलिस से बचकर भाग रहे थे। उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस ने अपनी सर्विलांस टीम लगा दी। पुलिस ये पता करने लगी कि दोनों कहां गए और किन किन जगहों पर रुके थे। अब पुलिस ने सचिन और प्रियंका की शादी से जुड़ी पुरानी बातों की भी जांच शुरू की। दरअसल फरवरी 2015 में सचिन और प्रियंका की शादी हुई थी। शादी के बाद प्रियंका के पिता ब्रजेंद्र ने सचिन के पिता केशव देव से कहा था कि उनकी बेटी पढ़ी लिखी है और वो गांव में नहीं रहना चाहती। ब्रजेंद्र चाहते थे कि सचिन शहर में रहने का इंतजाम करें। प्रियंका भी अक्सर सचिन से कहती थी कि वो गांव में नहीं रहना चाहती। वो चाहती थी कि दोनों शहर में अपना अलग घर बसाएं। उस समय सचिन की नौकरी गुजरात के गांधीनगर में थी। प्रियंका भी उसके साथ वहीं रहने लगी, लेकिन उसकी इच्छा थी कि आगे भी वो शहर में ही रहें और गांव वापस ना जाएं। प्रियंका चाहती थी कि वो अपने पति और बच्चों के साथ
ससुराल से अलग रहे, लेकिन सचिन अपने माता पिता और भाई से काफी जुड़ा हुआ था। वो अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर बहस होने लगी। जब सचिन के पिता को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका अलग रहना चाहती है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद परिवार ने शहर में एक नया घर खरीदने का फैसला किया। सचिन भी इसके लिए तैयार हो गया। हालांकि वो चाहता था कि घर थोड़ा बड़ा हो ताकि जरूरत पड़ने पर पूरा परिवार वहां साथ रह सके, लेकिन प्रियंका चाहती थी कि वो, सचिन और उनके बच्चे अलग रहें और ससुराल वाले उनके साथ ना रहें। आखिरकार करीब 2017 में राम रघु एक्सोटिका में घर खरीदा गया। इस घर की ईएमआई सचिन के पिता केशव देव भरने लगे। उधर प्रियंका के मायके वालों का भी उस पर काफी प्रभाव था। उसके पिता और भाई दोनों वकील थे और परिवार में कई लोग अच्छे पदों पर थे। प्रियंका के घर वाले उसे समझाने के बजाय अक्सर उसकी बात का समर्थन करते थे और उसकी कई जिद पूरी करने की कोशिश करते थे। प्रियंका चाहती थी कि सचिन उसके साथ अलग रहें और अपने परिवार से दूर रहें। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कई बार बहस होती थी। जब प्रियंका गुजरात से आगरा आती थी तो वो ज्यादातर शहर वाले घर में ही रहती थी। गांव वाले घर में वो कम ही जाती थी। सचिन की पोस्टिंग आगरा होने के बाद दोनों इसी घर में रहने लगे। इसके बाद प्रियंका चाहती थी कि सचिन उसकी बात माने और उसी के हिसाब से चले। सचिन उसकी ज्यादातर बातें मान भी लेता था, लेकिन वो अपने माता पिता और भाई से पूरी तरह दूर नहीं हो सकता था। सचिन का अपने माता पिता और भाई से फोन पर बात करना भी उसे पसंद नहीं था। अगर सचिन अपने परिवार के लिए कोई सामान खरीदता तो इस बात पर भी दोनों के बीच झगड़ा हो जाता था। सचिन स्वभाव से शांत था। वो अक्सर इन बातों को नजरअंदाज कर देता था और ज्यादा बहस नहीं करता था। प्रियंका का मायका भी घर के पास था। जरूरत पड़ने पर वो अपने पिता या भाई को तुरंत बुला लेती थी। सचिन के परिवार का आरोप था कि प्रियंका के मायके वाले भी कई बार उन पर दबाव बनाते थे। परिवार के मुताबिक कभी कभी उन्हें डांटा जाता था और मारपीट भी की जाती थी। सचिन इन बातों को चुपचाप सहता रहा और अपने माता पिता को ज्यादा कुछ नहीं बताता था। लेकिन धीरे धीरे उसके माता पिता को भी समझ आने लगा कि बेटे की शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही है। सचिन के पिता का आरोप था कि प्रियंका के पिता ब्रिजेंद्र भी उन्हें धमकाते थे। उनका कहना था कि अगर उनकी बेटी की बात नहीं मानी गई तो परिवार के खिलाफ कई केस दर्ज करा दिए जाएंगे। बाद में प्रियंका ने भी सचिन और उसके परिवार के खिलाफ दहेज और उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। वहीं सचिन के परिवार का आरोप था कि प्रियंका के मायके वालों को उसे समझाना चाहिए था, लेकिन वो उसकी हर बात का समर्थन करते थे। परिवार के मुताबिक धीरे धीरे सचिन अपने घर वालों से दूर होता गया। प्रियंका उसे माता पिता और भाई से मिलने जुलने से रोकती थी। सचिन अपने परिवार से बात करना चाहता था, लेकिन घर में झगड़ा होने के डर से अक्सर चुप रहता था। उधर शहर वाला घर सचिन के पिता केशव देव के नाम पर था। सचिन के परिवार का आरोप था कि प्रियंका चाहती थी कि ये मकान सचिन के नाम कर दिया जाए ताकि आगे चलकर ये संपत्ति उसके नाम हो सके। फिर आया 12 अक्टूबर का दिन, जब सचिन के परिवार वाले घर पहुंचे और उन्होंने सचिन को देखा तो उन्हें पहली नजर में ही कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि सचिन के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे। इसलिए परिवार को शक हुआ कि मामला सिर्फ आत्महत्या का नहीं है। इसी बीच पोस्टमार्टम को लेकर दोनों परिवारों में विवाद शुरू हो गया। प्रियंका और उसके मायके वाले चाहते थे कि पोस्टमार्टम उसी रात हो जाए, लेकिन सचिन के परिवार ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि जल्दबाजी में पोस्टमार्टम कराने से रिपोर्ट पर असर पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने मांग की कि पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल की निगरानी में कराया जाए। सचिन के परिवार के कुछ लोग इस मांग को लेकर डीसीपी ऑफिस भी पहुंचे और जांच की मांग की। दूसरी तरफ प्रियंका अपने ससुराल वालों पर आरोप लगा रही थी। वहीं सचिन के परिवार वाले प्रियंका और उसके मायके वालों पर सवाल उठा रहे थे। सचिन के परिवार ने बाद में आरोप लगाया कि शुरुआत में पुलिस पर भी प्रियंका के मायके वालों का दबाव था और पुलिस उनके प्रभाव में काम कर रही थी। हालांकि ये दोनों पक्षों के आरोप और दावे थे। असली सच्चाई जांच और कानूनी प्रक्रिया से ही सामने आनी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी एफआईआर दर्ज होने में करीब 4 दिन लग गए। वहीं प्रियंका की शिकायत पर उसके ससुराल वालों के खिलाफ दहेज और उत्पीड़न का केस भी दर्ज हो चुका था। सचिन के परिवार का आरोप था कि अगर शुरुआत से सही तरीके से जांच होती तो शायद प्रियंका और उसके पिता को भागने का मौका नहीं मिलता। इसके बाद 25 अक्टूबर को पुलिस ने प्रियंका की तरफ से दर्ज दहेज का केस रद्द कर दिया। अब पुलिस का पूरा ध्यान प्रियंका और उसके पिता ब्रजेंद्र को ढूंढने पर था। इसी बीच पुलिस की सर्विलांस टीम को पता चला
कि दोनों प्रयागराज में हैं। दोनों वहां अग्रिम जमानत लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। शुरुआत में दोनों पुलिस के सवालों का सोच समझकर जवाब दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें पहले से पता था कि पुलिस क्या पूछ सकती है, लेकिन पूछताछ आगे बढ़ी तो उनकी कहानी में कई बातें मेल नहीं खाईं। आखिरकार पूछताछ के दौरान दोनों ने घटना में अपनी भूमिका कबूल कर ली। दरअसल सितंबर 2022 में सचिन और उसके पिता ने पेट्रोल पंप के लिए आवेदन किया था। सचिन बैंक में नौकरी करता था और उसके पिता रिटायर्ड टीचर थे, और लेकिन सचिन का छोटा भाई उस समय बेरोजगार था। परिवार ने सोचा था कि अगर पेट्रोल पंप मिल गया तो उसे सचिन का छोटा भाई संभाल लेगा और उसकी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन सचिन ने शुरुआत में प्रियंका को पेट्रोल पंप के आवेदन के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसे डर था कि अगर प्रियंका को इसके बारे में पता चल गया तो वो नाराज हो सकती है। लेकिन बाद में प्रियंका को इस बारे में पता चल गया था। ये बात पता चलते ही पति पत्नी के बीच फिर विवाद शुरू हो गया। प्रियंका का सवाल था कि पेट्रोल पंप का आवेदन सचिन के नाम पर क्यों नहीं किया गया। अगर पेट्रोल पंप सचिन के नाम होता तो उसका फायदा उसके परिवार को मिलता। इसी विवाद के बीच 11 अक्टूबर 2023 की सुबह सचिन अपने गांव वाले घर गया था। वहां उसने अपने परिवार से मुलाकात की और कुछ देर बाद वापस शहर वाले घर लौट आया। परिवार के मुताबिक घर पहुंचने के बाद सचिन और प्रियंका के बीच फिर झगड़ा हुआ। इसी दौरान प्रियंका ने अपने पिता को फोन किया और इसके बाद उसका भाई कृष्णा रावत घर पहुंचा। देर रात प्रियंका और कृष्णा ने सचिन के साथ मारपीट की। आरोप है कि पीवीसी पाइप और गर्म इस्त्री से भी सचिन को चोट पहुंचाई गई थी। मारपीट के दौरान सचिन बेहोश हो गया। इसके बाद प्रियंका और कृष्णा ने सचिन के गले में कपड़ा डालकर उसकी मौत को आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की गई। इसी बीच सचिन के परिवार वालों का फोन आया। प्रियंका ने फोन उठाकर कहा कि सचिन सो रहा है और उसके फोन की बैटरी खत्म होने वाली है। परिवार वालों को उस समय घर के अंदर हुई घटना की कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद प्रियंका ने सचिन के फोन से अपनी मां को कॉल किया और कहा कि वो अपने पिता से बात करना चाहती है। उसके पिता ब्रजेंद्र वकील थे और उन्हें कानून की अच्छी जानकारी थी। प्रियंका ने अपने फोन की जगह सचिन के फोन से कॉल किया ताकि उसके फोन की कॉल डिटेल में इस बातचीत का रिकॉर्ड ना आए। इसके बाद उसके पिता ने उसे आगे क्या करना है इसकी जानकारी दी। इसके बाद प्रियंका ने घर में सफाई शुरू कर दी। जहां जहां खून या दूसरे निशान थे उन्हें साफ किया गया। चादर और कपड़े भी धो दिए गए। इसके बाद सवाल उठा कि सचिन के शव को घर से बाहर कैसे ले जाया जाए। आरोप है कि पहले शव को कहीं बाहर ले जाने की योजना थी, लेकिन आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की वजह से ये मुश्किल लग रहा था। इसीलिए ये योजना छोड़ दी गई और सचिन की मौत को आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की गई। इसके बाद कृष्णा वहां से चला गया और प्रियंका पूरी रात बच्चों के साथ घर में रही। अगली सुबह जब सफाई करने वाली रजनी घर पहुंची तो प्रियंका ने उसे सचिन के कमरे में जाने से रोक दिया। उसने कहा कि सचिन सो रहा है, उसे परेशान मत करना। जांच के मुताबिक बाद में कमरे के दरवाजे पर बाहर से ताला भी लगा दिया गया। दोपहर में खाना बनाने वाली कुक मुन्नी घर आई। प्रियंका ने उससे रोज की तुलना में ज्यादा खाना बनवाया। उसने 16 रोटियां भी बनवाई। पुलिस को शक था कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि घर में सब कुछ सामान्य लगे और बाद में आने वाले लोगों के लिए खाना मौजूद रहे। इसके बाद प्रियंका ने पड़ोसी का फोन लेकर अपने पिता से दोबारा बात की। जांच के मुताबिक वो आगे क्या करना है इस बारे में अपने पिता से बात कर रही थी। अब करीब 16 से 17 घंटे बीत चुके थे। 12 अक्टूबर की शाम हो गई। इसके बाद परिवार और पुलिस के सामने ये बात रखी गई कि सचिन ने खुदकुशी कर ली है। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो कहानी की कई बातें आपस में जुड़ने लगी। सचिन के पिता का कहना था कि उनका बेटा बहुत होनहार था। बैंक में मैनेजर की नौकरी के साथ साथ वो पीसीएस की तैयारी भी कर रहा था। उसका सपना आगे चलकर अधिकारी बनने का था। परिवार के मुताबिक सचिन नौकरी और परिवार दोनों को संभालने की कोशिश करता था, लेकिन घर में लगातार होने वाले विवादों की वजह से वो परेशान रहने लगा था। सचिन के परिवार का आरोप था कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों को खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन घर के विवाद खत्म नहीं हुए। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि प्रियंका की नजर घर और पेट्रोल पंप जैसी संपत्तियों पर थी। सचिन के पिता का कहना था कि उन्हें अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए वकील तक नहीं मिल रहा था। उनका आरोप था कि स्थानीय वकील ब्रजेंद्र रावत से विवाद नहीं लेना चाहते थे। इसके बाद पुलिस ने प्रियंका और उसके भाई कृष्णा रावत के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने से जुड़ी धाराओं में कार्रवाई की। अब पुलिस को यह भी पता लगाना था कि इस पूरी साजिश की शुरुआत कैसे हुई
और इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे। ब्रजेंद्र रावत पर भी साजिश में शामिल होने और सबूत मिटाने के आरोप लगाए गए। पुलिस ने करीब 25 गवाहों के बयान दर्ज किए और इलेक्ट्रॉनिक सबूत समेत कई दूसरे सबूत जुटाए। इसके बाद ब्रजेंद्र, कृष्णा और प्रियंका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तीनों ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी। भाई बहन की जमानत याचिका खारिज हो गई, जबकि बाद में ब्रजेंद्र को जमानत मिल गई। 20 जनवरी 2024 को पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पुलिस के मुताबिक इस घटना के पीछे मुख्य वजह पारिवारिक विवाद था। प्रियंका अपने देवर के नाम पर पेट्रोल पंप के लिए किए गए आवेदन से नाराज थी। वो शहर वाले घर पर भी अपना हक चाहती थी। इन्हीं संपत्ति और पारिवारिक विवादों की वजह से पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ता गया। इसके बाद 25 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट ने प्रियंका और कृष्णा रावत की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। इस केस का एक पहलू काफी चर्चा में रहा। आमतौर पर लोग न्याय पाने के लिए वकील के पास जाते हैं, लेकिन सचिन के परिवार का आरोप था कि स्थानीय वकील इस केस को हाथ में लेने से बच रहे थे। उनका कहना था कि मामला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के परिवार से जुड़ा था। बाहर से ये परिवार खुशहाल नजर आता था, लेकिन घर के अंदर चल रहे विवाद धीरे धीरे इतने बढ़ गए कि मामला एक इंसान की जान जाने तक पहुंच गया। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक कृष्णा रावत को मुख्य आरोपी बनाया गया, जबकि प्रियंका और ब्रजेंद्र रावत को सह आरोपी बनाया गया। हालांकि कौन दोषी है और कौन निर्दोष, इसका फैसला अदालत ही करेगी। तो ये थी सचिन उपाध्याय केस की पूरी कहानी। एक ऐसा मामला जिसमें पारिवारिक विवाद, संपत्ति और आपसी तनाव ने हालात को इतना बिगाड़ दिया कि पूरा परिवार बिखर गया। आपको इस मामले के बारे में क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखा है तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही सच्चे क्राइम केस की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।